हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईपीसी को देखेंगे और यह आईपीसी का छठा पार्ट होगा, क्योंकि यह जो पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम आईपीसी को कंप्लीटली कवर करेंगे। यह धारा 1 से लेके हम पूरा आगे जो लास्ट धारा है वहां तक के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जो आईपीसी है वो कंप्लीटली हमारे इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो, जहां भी आईपीसी से संबंधित प्रश्न सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, टीपीए हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, या जितने भी मेजर एक्ट हैं और माइनर एक्ट हैं जो अलग अलग राज्य की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या लोकल एक्ट्स हैं। तो लगभग सभी के जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल अधिकारी पर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ हमारे चैनल पर जुड़िए और जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पर छठे पार्ट को हम देखते हैं, क्योंकि इसके पहले 5 वीडियो के माध्यम से हमने आईपीसी के 250 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, और हम आगे अब इसमें आगे 50 प्रश्न भी इसमें भी देखेंगे। ये हम शुरू करते हैं इस छठे पार्ट को और देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह पूछे गए हैं। तो इसमें है, बलात्कार पीड़िता का नाम उल्लेख नहीं किया जाएगा, यह किस केस में प्रतिपादित किया गया था, या किस वाद में ऐसा जो निर्णय है वह दिया गया था। तो पहली बात तो बलात्कार पीड़िता की जो परिचय है उसका प्रकटीकरण वह अपराध है किस धारा के तहत, तो धारा 228 ए के तहत। 228 ए के तहत जो रेप विक्टिम है उसके नाम का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, या उसका जो है पीड़िता का जो परिचय है उसको प्रकट नहीं किया जाएगा। तो यह प्रावधान 228 ए के अंतर्गत दिया गया है। और इसी प्रकार का एक केस है, वो केस का नाम है एस रामकृष्ण बनाम राज्य का केस, और इस केस में भी इसी प्रकार का जो निर्णय है वह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानत या बंध पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति के द्वारा पर्याप्त कारणों के बिना न्यायालय में अनुपस्थित रहना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो अगर कोई व्यक्ति है उसको बंध पत्र पर या जमानत पर छोड़ा जाता है और वह पर्याप्त कारणों के बिना न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या हाजिर होने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है दंडनीय अपराध करता है। तो उसको 229 ए के तहत उसको दंडित किया जा सकता है, और इस धारा को 2005 में जो है पीसी में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दंड कितना दिया जाएगा, तो उसको जो है 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान आईपीसी के किस अध्याय में दिया गया है। तो अध्याय महत्वपूर्ण होता है, और अध्याय से ही प्रश्न पूछने पर आप जो है प्रश्न को पेपर को कठिन समझते हैं। अगर 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया गया कि कौन सा प्रावधान किस अध्याय में दिया गया है, तो यही वो प्रश्न होते हैं जो मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि धाराएं तो अमूमन याद कर लेते हैं लोग, लेकिन अध्याय में गलती होती है। तो अध्याय जो है सिक्कों और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के बारे में जो प्रावधान है अध्याय 12 के अंतर्गत दिया गया है। और ये अध्याय का विस्तार कहाँ से है, तो 230 से लेके 263 ये तक जो है यह अध्याय विस्तृत है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 230 के अनुसार निम्न में से कौन सिक्का के अंतर्गत नहीं आता है। तो सिक्का की जो परिभाषा है, सबसे पहले आप जाने कि सिक्का की जो परिभाषा है वह कहाँ दी गई है। तो सिक्का की परिभाषा दी गई है धारा 230 के अंतर्गत। इसमें क्या बताया गया है कि सिक्के कौन कौन से हैं। तो जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है यह सिक्का के अंतर्गत आता है। फर्रुखाबादी रुपया है यह भी सिक्के के अंतर्गत आता है। तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए राज्य शक्ति के प्राधिकार के द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित जो धातु है यह भी सिक्के के रूप में इसका जो है परिभाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन अस्टाम्पित धातु के टुकड़े जो धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं यह सिक्का के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि धारा 230 के दृष्टांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो धारा 230 के अनुसार कौन कौन से जो चीजें हैं वो सिक्के के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें है कौड़ियां, ये सिक्के नहीं हैं। अस्टाम्पित धातु के टुकड़े हैं, यद्यपि ये धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं लेकिन ये सिक्के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टाम्पित नहीं है। दूसरा है कि अगर कोई पदक है अर्थात मेडल है, यह भी सिक्का नहीं है, क्योंकि ये धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं है। और अगला है कि जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्का है, और फर्रुखाबादी रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था वह भारतीय सिक्का है।
भले ही उसका उपयोग अब वर्तमान में नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है सिक्के की परिभाषा धारा 230 के अंतर्गत ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान आईपीसी के किस अध्याय में दिए गए हैं? तो बाट और माप से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके बारे में जो प्रावधान है आईपीसी के अध्याय 13 के अंतर्गत दिए गए हैं, और अध्याय 13 का जो विस्तार है वह धारा 264 से लेके 267 तक के अंतर्गत विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वह आईपीसी के किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है? तो अध्याय आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न आपको पढ़ते समय सबसे पहले यही देखना है वहां पर धारा पूछ रहा है या अध्याय। कई बार तो इसको पढ़ने में ही जो है गलती होती है, तो उसकी वजह से प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वह अध्याय 14 के अंतर्गत दिया गया है। अब अध्याय 14 का जो विस्तार है वह कहां से कहां तक है? तो धारा 268 से लेके 294 ए तक में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक न्यूसेंस को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है या परिभाषित किया गया है? तो पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस जिसे कहते हैं या लोक अपदूषण कहते हैं, कई अलग अलग नामों से इसको पूछ लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा जो है यह धारा 268 के अंतर्गत दी गई है, और इसी के साथ साथ आपको 290 को भी ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि इसके बारे में दंड बताया गया है, 268 का दंड जो है इसके अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धार्मिक स्थान पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए अ ने एक व्यस्त सड़क के आधे भाग पर तंबू गाड़ दिया। तो जब वह तंबू गाड़ देता है तो उसका जो कार्य है वह 268 के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है, और वह न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी है। और इसी के अंतर्गत जो धारा 268 है, इसी का दूसरा जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें इसका उत्तर मिल जाएगा। उसमें यह बताया गया है कि कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा होती है या कुछ भलाई होती है। तो भले ही आप जो है तीर्थ यात्रियों को भोजन और पानी उपलब्ध करा रहे हैं, उनको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आपने जो है जो सड़क है उसका अतिक्रमण कर दिया है, जिससे वहां पर जनसाधारण को आने जाने में वहां पर संकट होता है, उनको हानि हो सकती है, क्षति कारित हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए यह जो कार्य है वह लोक न्यूसेंस का अपराध के अंतर्गत आएगा, धारा 268 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे जनसाधारण को या जो आसपास में रहते हैं उन या उनकी जो संपत्ति है उसके अधिभोग पर सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित होता है, तो वह कौन सा अपराध करता है? तो वह लोक उपताप का अपराध करता है या पब्लिक न्यूसेंस का अपराध करता है। तो हम इस जो है 2-3 प्रकार से जो प्रश्न हम इसको यहाँ पर शामिल इसलिए किए हैं ताकि अगर प्रश्न घुमा फिरा करके पूछता है तो भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और नेक्स्ट है, आईपीसी के किस धारा के अधीन खाद्य व पेय रूप में अपायकर वस्तुओं का विक्रय करना दंडनीय है? तो विक्रय के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो यह जो है धारा 273 के अंतर्गत दंडनीय है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसके अंतर्गत अगर आपको 5 धाराओं को ध्यान में रखना होगा। खाद्य व पेय रूप के रूप में अपायकर वस्तुओं का, पहली बात तो यहाँ विक्रय की बात कर रहा है। तो विक्रय जो है यह जो है 273 के अंतर दंडनीय है। लेकिन अगर यही पूछ लेता है कि विक्रय के आशय से अगर इसका अपमिश्रण किया जाता है, अर्थात कोई खाद्य है या पेय के रूप में कोई वस्तु है, अर्थात खाने योग्य या पीने योग्य कोई वस्तु है, और उसको बेचा जाना या विक्रय के लिए उसको जो है रखा गया है और उसे अपमिश्रण कर दिया जाता है या उसको में जो है कुछ और चीजें मिला दी जाती हैं जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वह कार्य है वह धारा 272 के अंतर्गत आएगा। तो 272 के अंतर्गत क्या आएगा? अपमिश्रण आएगा। और ऐसा जो अपमिश्रित चीज है अगर इसको बेचा जाता है तो वह जो है धारा 273 के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 धाराएं आपने देखा। इसी के साथ साथ आपको 3 धाराएं और देखनी है। तो यह तो खाद्य और पेय के रूप में है, लेकिन औषधि के बारे में अगर यहीं पर पूछ लेता है कि औषधि के संदर्भ में जो है उसका क्या किस प्रकार का अपराध है, तो औषधि के बारे में आप 74 से लेके 75 और 76 इन 3 धाराओं को देखेंगे। तो 274 के अंतर्गत क्या है?
जो दवाइयाँ हैं या औषधि हैं, उसका अपमिश्रण करने के बारे में यहाँ पर प्रावधान बताया गया है कि अगर वह अपमिश्रण किया जाता है, तो वह 6 मास तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माने की वहाँ सज़ा दी गई है। और 275 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर ऐसी जो दवाइयाँ हैं, जिनका अपमिश्रण किया गया है, उस अपमिश्रित दवाइयों का अगर विक्रय किया जाता है, तो उस ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या उसका जो है प्रभाव होगा। साथ साथ जो है धारा 276 को भी आप देख लेंगे। 276 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि औषधि या भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। तो अगर कोई अपमिश्रित दवा है या कोई औषधि है, उसको औषध से भिन्न कोई चीज बता करके आप उसका विक्रय करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर दंड का क्या प्रावधान है, तो 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से वहां दंडित किया जा सकेगा। तो ध्यान रहे कि 274, 75 और 76 इन तीनों ही मामलों में जो सजा का जो प्रावधान है, वह 6 मास तक का कारावास है या 1000 रुपए तक का जुर्माना है या दोनों इनसे दंडित किया जाएगा। तो वही चीजें हमने यहाँ पर देखा है। धारा 272 और 73 यह विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय के अपमिश्रण के बारे में है 272। और जब ऐसा अपमिश्रण कर दिया जाता है, तो जो है उसको विक्रय किस प्रकार से किया जाएगा, इसके जो सजा है वो 273 के अंतर्गत बताई गई है। और 274, 75 और 76 ये औषधियों के संदर्भ में प्रावधान करता है। तो 274 में औषधियों का अपमिश्रण है, 75 में है कि ऐसी जो दवा का अपमिश्रण कर दिया गया तो उसका विक्रय किया जाता है। और 76 में यह बताया गया है कि ऐसी अपमिश्रित औषधियों को औषधि से भिन्न के रूप में, अर्थात दवा ही है, वो है अपमिश्रित दवा है, लेकिन उसको किसी अन्य नाम से उसको बेचा जा रहा है, तो उसका जो प्रावधान सजा का 276 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जल प्रदूषण को दंडनीय बनाती है। तो जैसा हमने देखा, तो जल प्रदूषण के संदर्भ में जो प्रावधान है या इसके सजा के बारे में जो प्रावधान है, यह धारा 277 के अंतर्गत दिया गया है। तो अर्थात इसका तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति है, वह किसी पब्लिक यूज के लिए अगर कोई जलाशय है उसका या कोई जल स्रोत है, उसको जो है इस प्रकार से भ्रष्ट या कलुषित करता है कि अगर वह किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो उससे जो है वो है उसको हानिकारिक होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जल का अगर कोई प्रदूषण करता है, तो उसको 3 मास तक का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। तो यह तो हो गई जल प्रदूषण की बात। लेकिन वायु प्रदूषण के बारे में प्रावधान जो है धारा 278 के अंतर्गत दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है कि जो कि वायुमंडल को दूषित करता है, और उससे वायुमंडल के दूषित होने से जो सामान्य जनता है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में 278 के तहत उसको 500 रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकेगा। अब जल प्रदूषण का एक जो है यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि एक जलाशय के किनारे एक होटल स्थित है, और आपत्ति किए जाने के बाद भी वह होटल जो है अपने दूषित पानी को उस जलाशय में छोड़ रहा है, जिससे जलाशय का पानी कलुषित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह धारा 277 के अंतर्गत जल प्रदूषण का अपराध कर रहा है। नेक्स्ट है जो वायुमंडल को स्वेच्छा प्रदूषित करेगा, जिससे वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाए, तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो हमने देखा कि 278 के अंतर्गत वायु प्रदूषण के बारे में जो है, या वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक बनाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, तो उसको 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन जल प्रदूषण को हमने देखा था, तो जल प्रदूषण के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति जो है कार्य करता है, तो उसको 3 मास तक का कारावास या जो है जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित। तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, आपको इन दोनों को ही ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाकर किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध है। तो यहाँ पर आपको 279 को देखना होगा। तो 279 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति लोक मार्ग पर उतावले से या उपेक्षा पूर्वक अगर कोई वाहन चलाता है या वाहन को हाँकता है, और उससे किसी अन्य व्यक्ति को क्षति हो सकती है या होने संभाव्य है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो व्यक्ति है वह 6 मास तक के कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये तो हो गई लोक मार्ग पर उतावले पूर्वक वाहन चलाकर। अब इसी के साथ आपको 280 को भी देख लेना होगा। तो 280 के अंतर्गत यहाँ पर जलयान अगर कोई व्यक्ति उपेक्षा पूर्वक
या उतावले से चलाता है और उससे किसी व्यक्ति को जो है क्षतिकारित होती है या क्षति होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो सजा का कितना प्रावधान है, तो 6 मास तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। तो इसलिए आपको 279 और 280 को एक साथ देखना होगा। तो अगर इस तरह से अगर आप कुछ धाराएँ हैं उनको मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये सारी धाराएँ आपको आसानी से याद हो जाएँगी और किसी भी प्रकार की आपके गलती नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी धाराएँ हैं, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी इसको आप लोग जो या अमूमन जो कॉम्पिटिटर हैं वो ध्यान नहीं देते, इसलिए यहाँ से प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको 272 और 73 इन दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। इसके साथ-साथ 74, 75 और 76 इन तीनों धाराओं को एक साथ पढ़ना होगा और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण अर्थात 277 और 278 इन दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। 279 और 80 यहाँ पर वाहन उपेक्षा पूर्वक या उतावले से चलाना और जलयान उपेक्षा पूर्वक चलाना। तो 279 और 80 इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब चीजें याद हो जाएंगी। तो 280 में क्या बताया गया है कि जलयान का उतावलापन से या उपेक्षा पूर्वक चलाने पर यदि किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति होती है तो उसे 6 मास तक के कारावास एक या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्लील वस्तु की परिभाषा यह जो है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो अश्लील वस्तु कौन सी होगी, इसकी जो परिभाषा है यह धारा 292 के अंतर्गत बताई गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई जो पुस्तक है, पुस्तिका है, कागज, लेख, रंग चित्र या अन्य कोई वस्तु है उसे अश्लील तब समझा जाएगा जबकि वह कामोद्दीपक है, कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में वह पड़ जाती है जो उसको देखे, पढ़े या सुने तो वह उसके जो है दुराचारी या भ्रष्ट बना सकती है। तो ऐसी जो परिभाषा है कहाँ दी गई है, तो 292 के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि निम्नलिखित वस्तुएं अश्लील समझी जाएंगी यदि वह कामोद्दीपक हैं, कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हैं और इस प्रकार की हैं कि यह उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बना सकती हैं जिसके द्वारा उसे पढ़ा जाए, देखा जाए या सुना जाए। नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा से हिकलिन का नियम संबंधित है। तो हिकलिन का नियम जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यह धारा 292 से संबंधित है और कई बार जो विकल्प में यह रहता है कि सदाचार से संबंधित है, शिष्टाचार से संबंधित है, अश्लीलता से संबंधित है, तो इस प्रकार से भी इसको घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। तो यह जो है कि कौन सा नियम है, तो हिकलिन का नियम है। अब हिकलिन के नियम के अंतर्गत कौन सी बातें बताई गई हैं तो उसको भी देख लेना है। तो इसमें यह बताया गया है कि अश्लीलता का मुख्य परीक्षण यह है कि वह जो वस्तु है जिसके अश्लील होने का आरोप लगाया जा रहा है अर्थात जिसे कहा जा रहा है कि यह कोई अश्लील वस्तु है, तो वह अश्लील कैसे उसको परीक्षण किया जाएगा या कैसे साबित किया जाएगा, तो उसे ऐसे साबित किया जाएगा कि जब वह ऐसी प्रकृति की है कि उन व्यक्तियों के मन में अनैतिक व भ्रष्ट विचारों को उत्पन्न करती है जिनके हाथों में वह पड़ जाती है। तो अगर वह किसी व्यक्ति के मन में अनैतिक और भ्रष्ट विचार पैदा कर देती है तब वह माना जाएगा कि वह जो वस्तु है वह अश्लील वस्तु है। ऐसा जो नियम है किस केस में दिया गया, तो आर बनाम हिकलिन का, अर्थात इसे ही हिकलिन का नियम कहा जाता है। अब इसके संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण केस हैं जो कि कई बार जो है परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो अश्लीलता से संबंध में जैसे समरेश बोस बनाम अमल मित्र का केस है, अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस है, देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, शरद बाबू बनाम स्टेट का केस 2017 का है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें यह निर्धारित किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री पारित करने का जो मामला है वह धारा 292 की परिधि में नहीं आता है। तो यह एक बार इस केस को पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे शामिल किया है। तो यह जो है निर्णय पूछ ले सकता है कि ऐसा निर्णय किस केस में दिया गया था, या इस केस का नाम पूछ सकता है कि यह जो केस है वह किस मुद्दे से संबंधित है या किस विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 293 के अंतर्गत किस आयु से कम के व्यक्ति को तरुण व्यक्ति माना जाता है। तो तरुण व्यक्ति कौन होगा, यह जो है धारा 293 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु का है उसको तरुण व्यक्ति माना जाएगा और अगर तरुण व्यक्तियों को कोई अश्लील वस्तुओं का विक्रय किया जाता है तो उसके मामले में 293 में सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऐसी सजा कितनी होगी, तो प्रथम दोष सिद्धि पर उसको 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना कितना होगा, तो 2000 रुपए तक का जुर्माना। और यह तो प्रथम दोष सिद्धि के मामले में हो गई और पश्चातवर्ती अगर दोष सिद्धि होती है
तो पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की स्थिति में वहां पर यह जो सजा है वह 7 वर्ष हो जाएगी और जो जुर्माना है वो कितना हो जाएगा 5 के अर्थात 5,000 रुपए हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है लोक स्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण किया जाना, तो यह जो है क्या अपराध होगा। तो अगर कोई व्यक्ति लोक स्थान पर अर्थात पब्लिक प्लेस पर अश्लील शब्दों का उच्चारण करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो सजा दी जाएगी तो वह किस धारा के तहत दी जाएगी, तो धारा 294 के तहत यह अपराध है। और अगर ऐसा जो कोई व्यक्ति करता है, किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है या अश्लील गाने गाता है, शब्द बोलता है या सुनाता है जिससे दूसरों को क्षोभ होता है, तो उसको जो है सजा कितनी होगी, तो 3 माह तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना या दोनों, इससे दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है लॉटरी कार्यालय रखना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो लॉटरी कार्यालय रखना इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 294 के अंतर्गत या 294 ए के अंतर्गत दिया गया है और सजा कितनी है, तो 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से इसको दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान, तो आईपीसी की किस अध्याय में दिया गया है, तो अध्याय 15 के अंतर्गत दिया गया है कि 298 तक में विस्तृत है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को धार्मिक पूजा व धार्मिक सम्मेलन करने से रोकने के लिए या उसमें बाधा डालने पर आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत जो है उसको दंड का प्रावधान किया गया है, या वह जो कार्य है वह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो यह कार्य जो है धारा 296 के अंतर्गत दंडनीय है। इसमें क्या कहा गया है कि धार्मिक जमाव में या धार्मिक सम्मेलन में बाधा डालना या जो धार्मिक उपासना है उसमें अगर कोई जो है विघ्न डालता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है एक जवान लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसका जो शव है वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। भावावेश में आकर वह उसके साथ शारीरिक संभोग करता है या शारीरिक संपर्क करता है, तो यहाँ पर जो वह है वह किस अपराध के लिए दोषी होगा, तो ऐसी स्थिति में जो वह है वह धारा 297 के अंतर्गत दोषी होगा। तो वह बलात्संग के लिए दोषी नहीं हो सकता क्योंकि वह एक डेड बॉडी के साथ जो है वह संभोग कर रहा है, तो इसलिए वह जो है बलात्संग के लिए दोषी नहीं होगा, बल्कि वह धारा 297 के अंतर्गत मानव शव की अवहेलना के लिए दोषी होगा। तो 297 में देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया है कि कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना, तो इसमें जो है किसी अंत्येष्टि क्रिया में या मृतकों के अवशेषों में या जहां पर अंत्येष्टि जो प्रक्रिया है वह की जाती है उसमें अगर कोई व्यक्ति अतिचार करता है तो इसी में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मानव शव की अवहेलना करता है तो वह भी इसी धारा के तहत जो है दंडित किया जाएगा और सजा कितनी होगी, तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से वहां दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति लोगों के एक समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए पृथक रखे गए किसी स्थान पर अत्याचार करता है तो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, तो आईपीसी की धारा 297 के अंतर्गत वह दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वह किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है, तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संदर्भ में जो प्रावधान है अध्याय 16 में है। अध्याय 16 को कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि अध्याय 16 में किस अपराध के संदर्भ में प्रावधान किया गया है या मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में जो प्रावधान है वह कहाँ किया गया है। तो इसी प्रकार से धारा 299 से लेके धारा 377 में जो है यह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं और अध्याय 17 के अंतर्गत यह क्या है, तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। नेक्स्ट है आपराधिक मानव वध को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आईपीसी की धारा 299 जो है यह आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है, जबकि धारा 300 के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है और 302 के अंतर्गत यह हत्या का दंड दिया गया है। अब 299 के अनुसार कोई जो कार्य है वह आपराधिक मानव वध कब कहा जाएगा,
तो कार्य कोई आपराधिक मानववध तब कहा जाता है जबकि जो ऐसा कार्य है वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया जाता है जिससे मृत्यु क्या हो, संभाव्य हो। पहली बात। दूसरी और तीसरी बात यह है कि यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, और ऐसा कार्य करके अगर मृत्यु कारित कर दिया जाता है तो ऐसा जो कार्य है वह आपराधिक मानववध कहलाता है और ऐसा व्यक्ति वह उस अपराध के लिए दोषी होगा। तो किसी भी आपराधिक मानववध के लिए यही जो 3 आवश्यक बातें यहाँ पर साबित होनी आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह जो प्रश्न है धारा 299 पर ही एक आधारित प्रश्न है। तो इसको हम देखेंगे कि ए है, यह जानता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, लेकिन बी को यह मालूम नहीं है। तो ए जो है बी को उत्प्रेरित करता है कि वह झाड़ियों पर गोली चलाए और जिससे जेड की मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर बी है, इसको यह नहीं पता है कि वह जो है जेड वहां झाड़ियों के पीछे है, और ए के द्वारा उत्प्रेरित करने पर वह गोली चला देता है और वहां पर जेड की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि बी का कोई भी आशय नहीं था कि वह किसी की मृत्यु कारित करे और वह गोली चलाता है और मृत्यु कारित होती है, तो इसलिए यहाँ पर बी का कोई दायित्व नहीं होगा। ये जो है जानबूझकर बी से गोली चलवाता है, इसलिए ये आपराधिक मानववध का दोषी होगा। नेक्स्ट है क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को जो झाड़ी के पीछे है मार डालता है। लेकिन यहाँ पर जो क है, जो मुर्गा चुराने के लिए आशय से गोली चलाता है, उसको यह नहीं पता था कि वहां पर ख जो है उस झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है। इसलिए क एक विधि विरुद्ध कार्य भले कर रहा है, लेकिन वह जो है आपराधिक मानववध का दोषी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब धारा 299 का जो 3 शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त तो यही है कि जो कार्य है वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। तो उसको तो पता ही नहीं है कि ख जो है वो झाड़ी के पीछे है, इसलिए उसके अंतर्गत आशय आने की कोई बातें ही नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो कार्य है वह आपराधिक मानववध के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मनः स्थिति क्या है। तो आवश्यक दोषी मनः स्थिति जो है यह आशय और ज्ञान है, अर्थात मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए कि जो कार्य है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। नेक्स्ट है जय एक पुजारी है, एक लड़के को प्रेतात्मा से छुड़ाने के लिए उसको पीटता है और लड़के की मृत्यु हो जाती है। तो इस मामले में यहाँ पर पूछा गया है कि जो जो पुजारी है वह किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो यह जो केस है जमालुद्दीन का केस 1892 का, तो इसी केस में यह निर्णय दिया गया था कि वह जो पुजारी है वह सदोष मानववध का दोषी होगा। दूसरा जो है इसमें गणेश दुबे का केस है। इसमें एक सपेरे ने अपने कौशल को दिखाने के लिए परंतु किसी को अपहान कारित करने के आशय के बिना एक दर्शक के सिर पर सांप रख दिया और दर्शक ने सांप को अपने सिर से उठाकर फेंकना चाहा, तो उसी समय उस सांप ने उसको काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो सपेरा है अर्थात जो कौशल दिखाने वाला व्यक्ति है वह आपराधिक मानव के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि जो उसका कार्य है वो बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का है और उसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है। अन्य जो केस हैं वह लक्ष्मण कालू का केस है और मुसम्मा तुलसा का केस है। तो आपको इन 3-4 केस को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही जो केस हैं ये पूछे जाते हैं। धारा 299 और धारा 300, ये 2 धाराएं ऐसी हैं कि यहाँ से आपको प्री में चाहे वो जिस राज्य का हो, कोई चाहे पीसीएस हो चाहे एपीओ की परीक्षा हो, उसमें अगर आईपीसी सिलेबस में है तो यहाँ आप मान के चलिए कि इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और इसी प्रकार से जो मेंस एग्जाम है, मेंस में भी 90% संभावना रहती है कि यहाँ से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछ ले, वह चाहे जितना घुमाए फिराए लेकिन प्रश्न एक जरूर पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न कैसे बनते हैं यहाँ से, कौन सा जो आपराधिक मानववध है वह हत्या है, कौन सा आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। अगर आपराधिक मानववध हत्या है तो उसे जो है कब बचाव मिलेगा हत्या के मामले में, अर्थात यहाँ पर धारा 300 के अपवादों को पूछ लिया जाता है, धारा 301 को पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा के पूछते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो इसलिए हम अब जो है धारा 299 और धारा 300 इनको हम विस्तार से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें हम कंप्लीटली इसको कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की किस धारा में माता के गर्भ में शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। तो आईपीसी की धारा जो 299 है, इसका जो तीसरा स्पष्टीकरण देखेंगे, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि मां के गर्भ में स्थित
शिशु की जो मृत्यु कारित करना वह मानववध नहीं है। लेकिन इसी के अंतर्गत एक लेकिन बताया दिया गया है आगे कि अगर जीवित शिशु की मृत्यु आपराधिक मानववध की श्रेणी में आ सकता है यदि उस शिशु का शरीर का कोई भी भाग माता के गर्भ से बाहर निकल आया हो। अगर उसका जो शरीर का कोई भी हिस्सा माता के गर्भ से बाहर निकल आया है, चाहे उसने सांस लिया है चाहे नहीं लिया है, या पूरी तरह से उत्पन्न हुआ है या अभी पेट में ही है और उसकी मृत्यु कायद कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह मानववध हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको प्रश्नों को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर, यह किस केस में स्पष्ट किया गया था। तो आपको यहाँ पर 2-3 केस अभी हम देखेंगे जिसमें हत्या और आपराधिक मानववध के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे लीडिंग केस है जो कि मैक्सिमम पूछी जाती है वह कौन सी है, तो आर बनाम गोविंदा का केस है। इसी में जो है जस्टिस कौन थे, तो जज का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो जस्टिस मेलविल थे। इन्होंने जो है इसमें निर्णय दिया और धारा 299 और धारा 300 के बीच में अंतर स्पष्ट किया। अब इस पे जो है एक बार ये भी पूछा गया था कि आर बनाम गोविंदा के केस में गोविंदा को किस लिए जो है दंडित किया गया था, तो उसको सदोष मानववध के लिए दंडित किया गया था। अब इस पर अन्य जो महत्वपूर्ण केस हैं वह आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनाया, जिसे एपी राज्य या स्टेट ऑफ एपी वर्सेज पुनाया के नाम से भी पूछा जाता है। आगस्टाइन सल्ताना बनाम कर्नाटक राज्य, सरबजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोपाल नियोगी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो इन 5 जो केस हैं आपको इनको ध्यान में रखना आवश्यक है और यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कथन ए, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि जो मानववध है वह एक मनुष्य के द्वारा अगर दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित की जाती है तभी माना जाता है। कारण है कि मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। तो कारण सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कारण जो मानववध हमेशा विधि विरुद्ध नहीं होता है, बल्कि धारा 100 के अंतर्गत और धारा 103 के अंतर्गत अगर 2 धाराओं में देखेंगे या जो न्यायाधीश के आदेश से किसी व्यक्ति का जो है वध किया जाता है या उसको फांसी पर चढ़ाई जाती है, मृत्यु दंड दिया जाता है, तो ऐसा जो कार्य है चूंकि विधि के निर्देशों के अधीन किया जा रहा है इसलिए वह विधि विरुद्ध नहीं होता। तो कुछ परिस्थितियों में जो है यह विधि विरुद्ध नहीं होता है, बाकी कुछ परिस्थितियों में विधि विरुद्ध होता है। तो इसलिए कथन ए सही है परंतु आर गलत है, तो यह तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो केस है यह किससे संबंधित है, तो यह केस संबंधित है हत्या से। आईपीसी की धारा 300 के अंतर्गत आपराधिक मानववध हत्या में परिवर्तित हो जाता है। तो धारा 300 के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है और इसमें 4 शर्तें बताई गई हैं। अगर उन 4 खंड के अंतर्गत कोई कार्य आता है तो वह माना जाएगा कि आप जो है कार्य हत्या है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। तो आपराधिक मानववध हत्या तब होता है जबकि इसमें से कौन सा सही है, जबकि मृत्यु कारित करने से आशय से कोई कार्य किया गया हो। तो आपको यही ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न विकल्प क्या है, गलत है। दूसरा है कि मृत्यु कारित करने के आशय से वह कार्य किया गया हो, तो यही सही होगा। इसी प्रकार से ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जो आयोग हैं वो इस प्रकार से शब्दों को आपसे हेर फेर कर देंगे कि वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो जो कार्य किया गया है जिससे मृत्यु कारित हुई है वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, कोई कार्य नहीं। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वही सही है। अब धारा 300 के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या होगी, तो कब हत्या होगी, तो ये इसकी 4 परिस्थितियां हैं। पहला कार्य जो है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अब उदाहरण भी देख लेते हैं कि जैसे यह को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है और उसको मार डालता है, तो यह क्या हो गया, हत्या हो गया। दूसरा है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, तो दूसरी आवश्यक शर्त यह हो गई। अब इसका उदाहरण जैसे क जानता है कि ख की तिल्ली बढ़ी हुई है और वह ख को एक मुक्का मारता है जिससे उसकी तिल्ली जो है फट जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ क जो है वह यह भी जानता था कि उस स्थान पर साधारण प्रहार से भी तिल्ली उसकी फट जाएगी और उसकी मृत्यु संभाव्य है। तो दूसरा विकल्प भी जो दूसरा वाला आवश्यक तत्व है उसका उदाहरण ये है। और उदाहरण हमने यहाँ पर इसलिए स्पष्ट कर दिया है क्योंकि यही उदाहरण सेम उठा के आपको प्रश्न में रख देता है और वहां पर ही आपसे पूछ लेता है। तो दूसरा जो आवश्यक तत्व क्या है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उसकी मृत्यु कारित
हो सकती है या संभाव्य है। तो यहाँ पर उसको पता है कि उसकी तिल्ली बढ़ी हुई है और जानबूझकर उसके जो है तिल्ली पर मुक्का मारता है और उसकी तिल्ली फट जाती है और वह मर जाता है, तो इसलिए वहां पर हत्या का अपराध कारित होता है। तीसरा आवश्यक तत्व देखते हैं कि यदि वह शारीरिक क्षति जिसके करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। तो अगर ऐसी जो क्षति कारित की गई है वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और ऐसी क्षति कारित करके मृत्यु कारित की जाती है तो वह जो मृत्यु होगी वह क्या होगी? हत्या होगी। उदाहरण क है, यह ख को तलवार से ऐसा घाव आशय पूर्वक कारित करता है जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में किसी की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है? हत्या किया है। चौथा आवश्यक तत्व इसका देखते हैं कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाविता है कि वह उसकी मृत्यु कारित कर देगा और ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है तो उसका जो कार्य क्या होगा? हत्या होगा। उदाहरण इसका कि अ है, वह ब की हत्या करने के आशय से उसकी झोपड़ी में जाता है और वहां पर स्पष्ट करता है, कन्फर्म करता है कि ब जो है झोपड़ी में सो रहा है। इसके बाद अ ने क्या किया कि उस झोपड़ी का दरवाजा बंद किया, उसके बाहर ताला लगा दिया, उसके बाद उसने झोपड़ी में आग लगा दिया और उस आग में बी जलकर मर जाता है और तो ऐसा जो कार्य है वो क्या होगा? हत्या के कोट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अ का जो कार्य है वह इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाविता है कि उसकी मृत्यु कारित कर ही देगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। दरवाजा बंद करके उसने ताला लगा दिया है तो वह बाहर निकल ही नहीं सकता, इसलिए उसकी मृत्यु वहां पर श्योर है। अब इसके के कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को भी हम देखेंगे कि कब जो कोई आपराधिक मानववध है वह हत्या नहीं होगी। तो धारा 300 के अंतर्गत कुल 5 अपवाद बताए गए हैं और इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई आपराधिक मानववध अगर किया जाता है तो हत्या नहीं होगा, लेकिन वह इन 5 जो है कंडीशन के अंतर्गत किया जाता है। जैसे गंभीर और अचानक प्रकोपन के अंतर्गत किया जाता है। अगर कार्य गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण किया गया और उससे जो कार्य करने वाला अपराधी व्यक्ति है वह आत्मसंयम की शक्ति से वंचित कर हो जाता है और जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया था उसकी मृत्यु कायद कर देता है या भूलवश या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है तो वह जो कार्य है क्या होगा? वह हत्या नहीं होगी बल्कि आपराधिक मानववध होगा। दूसरा है कि यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के प्रयोग में विधि के द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर देता है और आवश्यकता से अधिक अपहानि करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है तो ऐसा जो कार्य है क्या होगा? वह हत्या नहीं होगी। तीसरा है कि यदि अपराधी जो है वह एक लोक सेवक है और विधि के द्वारा उसे दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाता है और अपने कर्तव्य का सद्भावना पूर्वक निर्वहन करते हुए वैमनस्य के बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। चौथा है कि यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुआ है और पूर्व चिंतन के बिना होता है और अपराधी जो है वह अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरता पूर्वक या अपरायिक रीति से कार्य किए बिना अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह भी कार्य जो है हत्या नहीं होगी। पांचवा है इसका कि 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपनी सहमति से मृत्यु कारित कर जो है होना सहन करता है या मृत्यु की जोखिम उठाता है तो ऐसा भी जो कार्य है जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वह हत्या के लिए दोषी नहीं होगा बल्कि आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा। तो यहाँ पर हमने उसके चारों आवश्यक तत्व को और पांचों अपवादों को एक साथ में देख लिया है ताकि आपको भी यहाँ पर बेयर एक्ट से देखने की जरूरत न पड़े और आसानी से आप यहाँ पर देख के समझ सकें। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि धारा 300 पे बहुत सारे प्रश्न जो है प्रॉब्लम बेस्ड खास करके पूछ लिए जाते हैं तो इसीलिए हमने कोशिश ये किया है कि इसके जो मैक्सिमम प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके समक्ष रख दें। बार बार जो प्रश्न है आपकी निगाहों के सामने से अगर वो गुजरते हैं तो आपकी जो संभावना गलती की संभावना होती है वो न के बराबर हो जाती है, एक्यूरेसी आपके अंतर्गत आ जाती है और एक्यूरेसी ही प्री एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। यद्यप किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की जो है उसकी पूर्व परिकल्पना नहीं थी तो यहाँ पर क ने कौन सा अपराध किया है? तो क ने आईपीसी की धारा 300 के अंतर्गत क्या किया है? हत्या का अपराध किया है और उसका जो दंड है वो धारा 302 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसको अगर देखेंगे तो यह किस आईपीसी की किस धारा 300 के किस खंड के अंतर्गत जाता है? तो यह जो कार्य है वह जो है धारा 300 के खंड 4 के अंतर्गत जाता है। 300 खंड 4 का क्या कहता है कि
कार्य जो है इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभावना है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा। अब भीड़ पर कोई तोप चला रहा है तो इसमें पूरी संभावना है कि उस भीड़ में से कुछ न कुछ लोग जरूर मर जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि वह जो कार्य है वह बिना पूर्व परिकल्पना के किया है। तो यही बात भी धारा 300 के चौथे खंड में दी गई है कि ऐसा जो कार्य है किसी प्रतिहेतु के बिना अगर किया जाता है तब भी वह हत्या के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट है, क जानता है कि ख की तिल्ली बढ़ी हुई है। वह ख को एक मुक्का मारता है जिससे उसकी तिल्ली फट जाती है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। क यह भी जानता है कि उस स्थान पर साधारण प्रहार से भी तिल्ली फट जाएगी और ख की मृत्यु संभाव्य है। तो यहाँ पर क किस अपराध का दोषी होगा? तो क ने यहाँ पर हत्या का अपराध किया है और यह जो प्रश्न है धारा 300 के तीसरे खंड के अंतर्गत आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो कार्य है प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। भले सामान्य आदमी को अगर आप एक मुक्का मारते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी बीमारी से पीड़ित है और उसको जो है वही एक मुक्का से ही जो है उसकी मृत्यु कारित हो सकती है और उस जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में वह जो कार्य है वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, है यह य की नाक खींचने का प्रयास करता है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा रोकने के लिए अ को पकड़ लेता है। जब अ को पकड़ ले रहा है तो अ को यहाँ पर बहुत तेजी से गुस्सा आ जाती है और वह य का वध कर देता है। तो अ ने कौन सा अपराध किया है? तो अब आपको प्रश्न पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है कि अ जो है वह तीव्र और अचानक प्रकोपन के आवेश में आ जाता है और उसके कारण जो है उसने य की हत्या कर दी। तो इस मामले में उसको जो है धारा 300 का जो पहला अपवाद है उसका बचाव नहीं मिलेगा। उसका बचाव इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अपवाद 1 के अंतर्गत यह कह दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति जो है वह स्वेच्छा प्रकोपित हो जाता है या अ, तीसरे खंड में अपवाद 1 का जो तीसरा खंड है, अगर वह प्रकोपन ऐसी बात के द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की जाती है। तो 300 का अपवाद 1 और इसी अपवाद 1 का भी जो है तीसरा खंड, तो इसमें इसको अगर आप देखेंगे तो इससे जो है इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अ ने पूछा है कौन सा अपराध किया है, तो अ ने हत्या का अपराध किया है। हत्या का अपराध इसलिए किया है कि उसको जो है तीव्र और अचानक प्रवेश का जो प्रकोपन का है उसका बचाव नहीं मिलेगा क्योंकि जो यह है वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विधिपूर्वक प्रयोग कर रहा था और उसके दौरान जो है अ ने उसकी मृत्यु कारित की है, तो इसलिए वह हत्या का दोषी होगा। अब धारा 300 का अपवाद 1 को देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि जो अपराधी है वह गंभीर और अचानक प्रकोपन में आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की पहली बात मृत्यु कारित कर दे या अन्य व्यक्ति की मृत्यु मृत्यु या भूल या दुर्घटनावश कारित करता है, तो तभी जो है उसको अपवाद 1 का बचाव मिलेगा। और ये कुछ परिस्थितियां यहाँ बताई गई हैं जबकि गंभीर और अचानक प्रकोपन का जो है बचाव नहीं मिलेगा। तो पहला है कि जबकि अभियुक्त किसी व्यक्ति का वध करने या उसको अपहानि करने में बदले की भावना से या स्वेच्छापूर्वक जो है प्रकोपित होता है। दूसरी बात है कि विधि का पालन करने में लोक सेवक के द्वारा अपनी शक्तियों के विधिपूर्वक प्रयोग में किए जाने वाले कार्य के विरुद्ध मामले में अगर कोई व्यक्ति प्रकोपित हो जाता है, अर्थात कोई पुलिस वाला है वह किसी को गिरफ्तार करने किसी वारंट का निष्पादन के संदर्भ में गिरफ्तार करने के लिए आता है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आया है उसको तीव्र और अचानक प्रकोपन आ गया, बहुत तेज से गुस्सा आ गई और उसने उस पुलिस वाले को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, तो ऐसी स्थिति में वह उसको जो है धारा 300 का जो पहले अपवाद का बचाव नहीं मिलेगा और वह जो है हत्या का दोषी होगा। और इसी में तीसरा जो खंड है उसको देखेंगे कि कोई ऐसा जो कार्य है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति प्रकोपित हो जा रहा है और प्रकोपित होकर के उसकी मृत्यु कारित कर दे रहा है तो वह भी हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर साशय ग की मृत्यु कारित कर देता है और ग कौन है? वह ख का भाई है। तो यहाँ पर क ने कौन सा अपराध किया है? तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा कि क है वह ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलता है, लेकिन वह मृत्यु किसकी कारित कर रहा है? ग की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क ने कौन सा अपराध किया है? तो हत्या का अपराध किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे अपवाद 1 के अंतर्गत
कि यह स्पष्ट बताया गया है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन से अगर कोई व्यक्ति आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि ऐसी आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होने के बाद उस जिस व्यक्ति ने उसको प्रकोपन दिया है उसकी मृत्यु कायित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कायित कर रहा है, तो अन्य व्यक्ति ग है, अगर ग की मृत्यु भूलवश या दुर्घटनावश कारित होती तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, जो कि हत्या की कोर्ट में नहीं आता, लेकिन वह आशय पूर्वक जो है ग की मृत्यु कायित करता है, इसलिए वह हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट है, क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय य का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न यह जानता है कि वह संभव है कि य का वध कर दे, और क ने य का वध कर दिया, तो यहाँ पर क किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो वही जो प्रश्न है, आप फिर से जो है अपवाद एक को देखेंगे, उसमें क्या बताया गया है कि जो क है यह प्रकोपित होता है म से और म पर ही गोली चलाता है, लेकिन गलती से अर्थात दुर्घटनावश वह जो गोली है वह किसी अन्य व्यक्ति को लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपवाद एक क्या कहता है कि अगर जो है गंभीर और अचानक प्रकोपन में आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होने के बाद अगर वह कोई कार्य करता है, तो जो प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायित करता है या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश, तो यहाँ पर जो यह है उसकी मृत्यु क्या हो रही है, दुर्घटनावश कारित हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क जो है वह केवल आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट है, क को यह चाबुक मारने का प्रयत्न करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपाधि हो। क एक पिस्तौल निकाल लेता है, यह अपना हमला चालू रखता है। क सद्भावना पूर्वक यह विश्वास रखते हुए कि वह अपने आप को किसी अन्य साधन के द्वारा नहीं बचा सकता, उसने गोली से य का वध कर दिया। तो इस मामले में यहाँ पर जो क है वह किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो इस मामले में जो है क ने हत्या का अपराध नहीं किया है, बल्कि केवल आपराधिक मानववध का अपराध किया है। अब इसको जो है हम इसका जो अपवाद 2 है उसको देखेंगे, तो यह अपवाद 2 के अंतर्गत आता है, 300 का अपवाद 2। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावना पूर्वक प्रयोग करते हुए उसको दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर देता है और आवश्यकता से अधिक अपहान कारित करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ पर चाबुक मारने का जो प्रयास किया जा रहा है क के द्वारा, लेकिन यह जो है य के द्वारा चाबुक मारा जाता है, लेकिन क जो है अपनी एक पिस्तौल निकाल लेता है ताकि जो है उसको जो यह चाबुक मार रहा है वह रोक ले, लेकिन यहाँ पर उसके द्वारा जो हमला है वह जारी रखा जाता है। तो उसको जो है किसी अन्य माध्यम से रोका जा सकता था, लेकिन उसने गोली चला दिया, तो उसको जो अधिकार दिया गया था उसके अपहानि को रोकने के लिए, तो वह आवश्यकता से अधिक अपहानि का प्रयोग कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में उसने हत्या नहीं किया है बल्कि आपराधिक मानववध किया है और उसको धारा 300 के दूसरे अपवाद का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में धारा 300 के खंड 3 के अर्थ और परिधि को स्पष्ट किया था। तो यह केस था बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला था। नेक्स्ट है, अभियुक्त क जो ससुराल से अपनी पत्नी को लाने के लिए गया था, उसके साले से इस बात पर झगड़ा हो गया कि उसकी पत्नी को उसके साथ शाम की गाड़ी से जाना चाहिए या अगले दिन सुबह की गाड़ी से भी। तो उसको जो है जाने के लिए सुबह या शाम को उसके ससुराल वालों ने भी समझाया था, लेकिन झगड़े के दौरान अभियुक्त अपना आपा खो बैठता है और बहुत अत्यधिक वह गुस्से में आ जाता है। इससे अपनी चाकू निकालकर अपने साले के सीने पर प्रहार किया और साले की मृत्यु कारित कर दिया। तो यह जो प्रकरण है वह किस परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो क्या उसका कार्य आपराधिक मानववध है या हत्या है। तो यह जो प्रकरण है या जो मामला है यह धारा 300 का जो अपवाद 4 है, अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा। तो अपवाद 4 में क्या बताया गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना अनुचित लाभ उठाए क्रूरतापूर्वक या अप्रायिक रीत से किए बिना किया जाता है। तो यहाँ पर जो कार्य है उसके साले की मृत्यु कार्य जो हुई है वह जो है अचानक लड़ाई के कारण हुई है और उसने जो है पूर्व चिंतन इसका नहीं किया था, इसलिए उसको धारा 300 के चौथे अपवाद का लाभ मिलेगा और वो उसका जो कार्य है वह आपराधिक मानव है वध है, जो कि हत्या की कोर्ट में नहीं आता है।
नेक्स्ट है जिसकी उम्र 21 वर्ष है और उसकी प्रेमिका वह 19 वर्ष की है, दोनों आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। ने ब की हत्या कर दिया है, परंतु हिम्मत टूटने के कारण वह अपने आप को मार नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में का जो कार्य है वह क्या होगा? तो ने यहाँ पर आपराधिक मानववध किया है, जो कि हत्या की कोर्ट में नहीं आता, और यह जो है अपवाद उसको 5 का लाभ मिलेगा। इसमें क्या बताया गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाए वह 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सहमति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। तो यह दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य का केस है। इसी पर यह जो है मामला आधारित है। नेक्स्ट है मृत्युदंड विरल से विरलतन अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। तो ऐसा जो निर्णय है यह किस केस में दिया गया था? तो मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। ऐसा जो केस है वह बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है, इसी में यह निर्णय दिया गया था। तो हत्या से संबंधित कुछ और लीडिंग केस हैं जो कि कई बार जो है आपको पूछे जाते रहते हैं समय समय पर, तो आपको इसे भी एक जगह पर देख लेना जरूरी है। तो आर बनाम बेंकालू का केस है। तो इसमें क्या हुआ था कि अभियुक्त ने झोपड़ी का दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा दिया, उसमें आग लगा दिया, जिसमें जो दूसरा व्यक्ति है वह सो रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके जो है हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए। दूसरा है नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद। तो आप वीरेंद्र प्रसाद अगर इसी ही याद रखते हैं तो आपको वहां पर आसानी होगी। बुद्धिलाल बनाम उत्तराखंड राज्य, गोराचंद गोपी का केस है। इसके अलावा एम्परर बनाम धीरजिया का मामला है। इसमें जो महिला है वो अपने पति से डर करके भाग रही होती है और अपने बच्चे को गोद में लिए रही होती है। पीछे से उसका जो पति है वो उसको दौड़ाए रहता है। तो ऐसी स्थिति में डर के मारे वो जो महिला है अपने आप को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है और उसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो महिला है उसको हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया जाता है। एक अन्य केस है के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। किस पे? तो जो पहला अपवाद है वो 300 का, उस पर यह लीडिंग केस है जो प्रकोपन से संबंधित है। और इसके अलावा जमालुद्दीन का केस है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे जो है यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि महिला अपने पति, पुत्र अथवा भाई के संरक्षण में रहते हुए अगर वह व्यभिचार करती है और ऐसे व्यभिचार का जो पता है वह उसके जो पुत्र है, पति है या भाई है उसको चल जाता है और वह पुरुष ऐसे अचानक प्रकोपन के कारण उस महिला की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसका जो कार्य है वो हत्या नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आपराधिक मानववध होगा। नेक्स्ट केस रामविलास यादव बनाम बिहार राज्य है। भगवान स्वरूप बनाम मध्य प्रदेश, राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। तो इस प्रकार से यह सारे जो केस हैं पप्पू यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य, जैसा हमने देखा। तो यह 300 का जो 5वां अपवाद है उस पर आधारित है। और एक अन्य केस है पुनाई फतेमा बनाम एम्परर का केस। तो इसमें सपेरा ने एक दर्शक को सांप कटवाने के लिए तैयार कर लिया और दर्शक ने इसके लिए सहमति भी दे दिया। तो सांप ने मृतक को काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें होता यह है कि एक सपेरा है, वह कहता है कि हमारे पास इतना गुण है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो उसी दर्शक में से एक को कहता है कि अगर आप सांप चाहे कटवा के देख लीजिए, हम आपको ठीक कर दें। तो ऐसा जो दर्शक है वो अपनी सहमति से अपने आप को सांप को कटवा लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर माना जाता है कि यह स्वतंत्र सहमति नहीं थी, क्योंकि जो सपेरा था उसने मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर उसकी सहमति ली थी और सहमति लेने के बाद जो है उसको सांप ने काटा, उसको मृत्यु हुई और इसलिए वह हत्या के लिए दोषी होगा। तो सांप के संबंध में एक केस अभी हमने पहले देखा, वो गणेश का केस था और यह पुनाई फातिमा का है। तो उसमें क्या होता है कि वो सर्प उसके गले में डाल देता है और वह उसको निकाल के फेंकने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसको सांप काट लेता है। यहाँ पर पुनाई फातिमा के केस में सपेरा कहता है कि आप सांप को कटवा लीजिए, हम आपको ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट रखना है। और अन्य जो केस है वह है सीलम रमेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो इस प्रकार से ये जो सारी केस हैं वह किससे संबंधित हैं? तो हत्या से संबंधित हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 300 समाप्त हुआ, अब हम 301 पर पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि अ ने ब पर सासे पिस्तौल से गोली चलाई किंतु वह स को लगी जिससे स की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अ ने कौन सा अपराध किया है?
तो इसको जो है धारा 301 के अंतर्गत यह कार्य आता है। तो 301 कहता क्या है, इसको भी आपको देखना आवश्यक है। तो इसमें है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, अगर उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जो है मृत्यु कारित कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह जो व्यक्ति है वह हत्या के लिए ही दोषी होगा। तो हत्या का जो यह अपराध होगा वह धारा 300 के अंतर्गत नहीं जाएगा, बल्कि धारा 301 के अंतर्गत जाएगा। अब 301 के अंतर्गत जो सिद्धांत है वह यह है कि जब कोई कार्य स्वतः आपराधिक है, अर्थात यहाँ पर मृत्यु कारित करने के आशय से गोली चलाई जा रही है ब पर, लेकिन वहां पर आशय क्या है, ब की मृत्यु कारित करना, अर्थात उसका जो आशय है, उसका कार्य है वह स्वतः आपराधिक है, लेकिन वह गोली किसको लगती है, तो स को लगती है और स की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि उसका जो आशय था वह सीधे स को उसकी मृत्यु कारित करने का था, इसलिए उसने हत्या का अपराध किया है। इसे ही विद्वेष का अंतरण का सिद्धांत कहा जाता है। विद्वेष था बी को मारने का, लेकिन वह अंतरण ट्रांसफर होकर सी के पास चला जाता है और सी की मृत्यु हो जाती है। तो इस मामले में होता क्या है कि आशय पूरा वही रहता है, बस व्यक्ति बदल जाता है जिसके ऊपर वह आशय लागू होता है। नेक्स्ट है, ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने एक चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहां पर बैठा हुआ था और उसने वह पूरा हलवा खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वही प्रश्न है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि ए जो है वह किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस मामले में ए जो है वह सी की हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। कारण वही है कि उसका आशय क्या था, बी की हत्या करना या बी को मारना। तो बी को मारने का उसका आशय था, वह अपने आशय को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को कर दिया है, लेकिन उसका जो आशय है उसके कार्य के परिणाम स्वरूप वह तीसरा व्यक्ति उसका जो है उपयोग कर लेता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वह धारा 301 के अधीन हत्या के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट है, आईपीसी की किस धारा में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहा जाता है, तो यह सिद्धांत समाहित है। यह सिद्धांत धारा 301 के अंतर्गत समाहित है। तो 301 से भी अगर आपको मेंस में भी लिखते हैं तो इसको कुछ बातें इसमें जानना जरूरी है। पहली बात तो यही है कि जब कोई कार्य स्वतः आपराधिक है तो उसका किया जाना भी एक अपराध होगा, भले ही वह जो उपहति है या क्षति है किसी अन्य व्यक्ति को क्यों न हुई हो। तो यह भी लाइन में डाली जा सकती है कि ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा से संबंधित है। नेक्स्ट है, हत्या के लिए दंड का कितना प्रावधान है। तो एक बार यह प्रश्न पूछा गया था, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी। तो इसमें गलती इसलिए हो गई थी कि इसमें जो है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, लेकिन आपको यहाँ पर जुर्माना भी ध्यान में रखना है। तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, कई बार लोगों को यह रहता है कि हत्या के लिए मृत्यु दंड का सजा है, तो ऐसा नहीं है। हत्या के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना इनसे दंडित किया जाएगा। यही एक लाइन जो है धारा 302 के अंतर्गत लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि मृत्यु दंड के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब की दशा में जो सिद्ध दोषी व्यक्ति है वह दंड के लघुकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो ऐसा जो निर्णय है वह शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का केस है। यह इंपॉर्टेंट है और इसी में यह भी स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जिसके पास जो है लघुकरण के लिए वहां पर याचिका दायर की जाती है, तो वह दया याचिका को निरस्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जो है उसकी दया याचिका का जो निस्तारण कितने समय के भीतर करेंगे, ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में आईपीसी की धारा 303 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का अधिकारातीत होने के कारण इसको क्या कर दिया, तो असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ऐसा जो केस था वह कौन सा है, तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का मामला है, जिसमें धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो 303 में तो प्रावधान क्या है, तो इसमें यह प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करता है तो वह मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अर्थात ये है, यह पहले से ही आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और इस पीरियड में यह किसी एक्स की हत्या करता है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या दिया जाएगा, केवल और केवल मृत्यु दंड दिया जाएगा। यही प्रावधान धारा 303 के अंतर्गत दिया गया था। लेकिन इस मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के केस में यह कहा गया कि ऐसा जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है और यह जो जेल में बंद व्यक्ति है और जो जेल के बाहर व्यक्ति है, दोनों के द्वारा हत्या की जा रही है और लेकिन जो अपराध है एक है, लेकिन जो सजा है उसमें अलग-अलग दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसलिए यह जो धारा का जो प्रावधान है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अब क्या स्थिति है? तो अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और ऐसी स्थिति में वो हत्या करता है, तो उसे भी वही सजा दी जाएगी जो कि धारा 302 में वर्णित है। तो 302 में क्या वर्णित है? तो उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है? तो हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए जो दंड का प्रावधान है वह सबसे पहले देखेंगे किस धारा में दिया गया है, तो धारा 304 के अंतर्गत। तो आपराधिक मानव वध को परिभाषित कहाँ किया गया है? तो धारा 299 के अंतर्गत। तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो 299 की जो सजा है वह कहाँ दी गई है? धारा 304 के अंतर्गत। तो आज इसमें जो है क्या सजा दी जा सकती है? तो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यह जो है धारा 299 की सजा है जिसे धारा 304 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने छठे वीडियो को कंप्लीट किया और कुल 300 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हम आगे इसके बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि 2 या 3 वीडियो अभी और आएंगे जिसमें हम इसको कंप्लीटली कवर कर देंगे। लेकिन आपके पास आईपीसी का एक ऐसा कलेक्शन होगा जिसे आप शायद कहीं यूट्यूब पे या कहीं एक जगह पे आपको मिल सके और हम कोशिश ये रही हमारी कि जितना बेहतर कंटेंट हम आपको दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं। आप इसको अधिक से अधिक लोगों को इसके शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें और हमारी साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।